हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमें चांद और तारे दिन में क्यों नहीं दिखते, रात में ही क्यों दिखते हैं? गाइस, तारे दिन में भी होते हैं, ग्लो भी करते हैं, बट वो हमें नहीं दिखते क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। तारों की कम रोशनी के ऊपर भारी पड़ जाती है। एंड जैसे ही सूरज की किरणें शाम को कम होने लगती हैं, हमें स्टार्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तारे काफी छोटे लगते हैं दूर से देखने पर ये वाकई में इतने छोटे होते हैं? नहीं, ये काफी बड़े होते हैं, बट ये दूर होते हैं इसलिए हमें छोटे लगते हैं। जैसे कि अगर आप दूर से आसमान में हवाई जहाज को देखते हो तो कितना छोटा लगता है। अगर आप जितनी दूर वाली चीज को देखोगे वो उतनी छोटी दिखेगी। एंड ये स्टार्स गर्म होते हैं एंड गैसेस के बने होते हैं। एंड जब ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो इनमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है जो ये सब जगह एमिट करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि क्या सन भी एक स्टार है? ये हमारी धरती के सबसे पास वाला स्टार है। स्टार है मतलब इससे भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, बट ये बाकी तारों के मुकाबले हमें काफी बड़ा भी लगता है। ऐसा क्यों? बाकी सारे स्टार्स तो छोटे छोटे लगते हैं क्योंकि ये हमारे सबसे पास वाला स्टार है, बट ये इतना भी पास नहीं है। बिकॉज सन की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में ही 8 मिनट लग जाते हैं, जबकि लाइट ऑफ स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एंड सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि सन अर्थ से काफी दूर है। अच्छा, कई बार आप रात में दिख रहे इन तारों से कुछ पैटर्न्स भी फॉर्म करते होगे, जैसे कि भालू, शेर, मछली सब फॉर्म करके देखा होगा आपने शायद। सो ऐसी वेरियस पैटर्न्स जो डिफरेंट स्टार्स फॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर और बिग बियर, जिसके ब्राइटेस्ट स्टार्स बनाते हैं सप्तऋषि। अच्छा, तो एंशियंट टाइम में इन स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता भी लगाया जाता था। वो कैसे? क्योंकि एंशियंट टाइम में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? कोई चीज़ फिक्स्ड होगी नेचर में, उसी से पता लगाएंगे डायरेक्शंस का। जैसे कि सन, मून, स्टार। सन ईस्ट में उगता है, वेस्ट में छुपता है, तो हमें सुबह डायरेक्शंस का पता लग जाता था। बट रात में क्या होगा? रात के लिए स्टार्स का यूज़ किया जाता था, जो स्टार्स फिक्स्ड होते थे, जैसे कि नॉर्थ स्टार हुआ या फिर पोल स्टार कह सकते हो आप उसे, जैसे हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। तो वो नॉर्थ में होता है हमेशा। अब इसकी पोजीशन का कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के पहले 2 स्टार्स पर एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे एंड इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे एंड उसी लाइन में एक तारा होगा जो काफी ब्राइट चमक रहा होगा। वो ही होगा पोल स्टार या ध्रुव तारा, जो सबसे ब्राइट चमकेगा। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्स खुद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। एंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जो खुद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थ। अर्थ की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से लिट होती है। ऐसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स भी होते हैं जो सन की लाइट से लिट होते हैं। एंड ये वर्ड प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब जो घूमते रहते हैं। एंड किसके चारों ओर घूमते हैं ये प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। चलिए, नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज सैटेलाइट। अच्छा, जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, वैसे ही सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून अर्थ का सैटेलाइट है। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट होते हैं, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है, एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस के सैटेलाइट्स नहीं हैं। एंड सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स सैटर्न के पास हैं, दैट इज 82 मून्स। एंड सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर के पास है, गैनीमेड। ये तो हो गए नेचुरल सैटेलाइट्स, बट आजकल ह्यूमंस भी सैटेलाइट्स बना रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स। यूनिवर्स में चक्कर काटते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, हम उन्हें वहाँ पे पहुँचाते कैसे हैं? रॉकेट्स की मदद से उन्हें स्पेस में पहुँचाते हैं एंड वहाँ जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है एंड ग्रेविटी की वजह से वो एक ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनसेट, एडुसेट, IRS। तो ये सारे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलो, नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज गैलेक्सी, जिसमें होते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट।
एंड ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज से बनता है यूनिवर्स. सो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सो मेनी गैलेक्सीज जो आप सोच भी नहीं सकते हो. सो ये सारी की सारी होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी भी हमने पढ़ी जो यूनिवर्स में है. गैलेक्सी हुआ, सैटेलाइट्स हुआ, प्लैनेट, सन, मून, एवरीथिंग इज सेलेस्टियल बॉडी. अच्छा ये बताओ, जो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. जैसे कि आर्यभट्टा हमारे एंशिएंट इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं. चलो अब हम अपने सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं. इसमें जो वर्ड सोलर है, इसके आगे के जो 3 लेटर्स हैं सोल, इसका क्या मतलब होता है? ये वर्ड बना कैसे एक्चुअली? तो ये सोल जो लेटर्स हैं ये रोमन मैथोलॉजी से लिए हैं, जहाँ पर सूर्य भगवान को, सन गॉड को सोल बोलते हैं. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोलर इज एनीथिंग रिलेटेड टू सन. एंड अनदर पॉइंट इज कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. एंड हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन है, उसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये 8 प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट्स के चारों चक्कर लगाते हैं इनकी सैटेलाइट्स और एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. चलो अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं. फर्स्ट है सन. ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में होता है. एंड ऐसे काफ़ी बड़ा होता है, तो ये अपनी तरफ खींचता है सारी ऑब्जेक्ट्स को. सो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारी की सारी ये सब के सब सन के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं. क्योंकि जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होती है उसके पास उतनी ज़्यादा ताकत होती है, राइट? तो इस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सन. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. ये जो 8 प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं. अब इनको मेमोराइज करने के लिए एनसीईआरटी में एक निमोनिक दिया हुआ है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. अब इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं इन वर्ड्स के, उनसे आप इन सारे प्लैनेट्स को याद रख सकते हो. अब आपने ये चीज़ देखी होगी, सारे के सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर काट रहे हैं सन का. क्यों? अगर मान लो ये फिक्स पाथ में नहीं होते तो इनकी आपस में टक्कर हो जाती. अगर ये इधर जाता और ये इधर जाता तो क्रॉस करते और इनकी टक्कर हो जाती, फिर तो एक्सप्लोड कर जाते प्लैनेट्स, है ना? तो इसलिए ये हमेशा आपको फिक्स्ड पाथ में दिखेंगे. अब इनमें से जो आगे के 4 प्लैनेट्स हैं, ये वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होते हैं इनर प्लैनेट्स. एंड ये जो लास्ट के बड़े वाले प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं आउटर प्लैनेट्स. एंड खास बात ये है, इन चारों आउटर प्लैनेट्स की रिंग्स भी होती हैं. वैसे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिंग्स तो सैटर्न की होती हैं, वो आपको इस पिक्चर में भी दिखेंगी, बट इन चारों प्लैनेट्स की रिंग्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज मरकरी. ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का. इसका रास्ता कितना छोटा है देखो, बहुत जल्दी ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर जाता है, चक्कर काट लेता है. इसे बस 88 डेज लगते हैं सन का चक्कर काटने में. अच्छा, नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस, जिसे अर्थ का ट्विन माना जाता है, यानी जुड़वा भाई माना जाता है, क्योंकि वो शेप एंड साइज में अर्थ जैसा है. अच्छा, आप देखोगे कि प्लैनेट्स जितनी दूर होंगे उन्हें उतना टाइम लगेगा सन का चक्कर काटने में. और सबसे लास्ट वाला प्लैनेट देखो नेपच्यून है, तो उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चक्कर काटने में. इसे लगते हैं 164 ईयर्स अर्थ का चक्कर काटने में. मतलब अर्थ को लग रहे हैं 1 साल और इसको लग रहे हैं 164 साल. मतलब ह्यूमंस की तो 2-3 जनरेशन्स निकल जाएं इतने टाइम में, जब इसका एक चक्कर कटेगा सन का. नेक्स्ट. अच्छा, पहले प्लूटो प्लैनेट माना जाता था, बट अब 2006 के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट माना जाएगा, प्लैनेट नहीं माना जाएगा.
अदरवाइज पहले ये भी प्लैनेट माना जाता था। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ, जहाँ पर हम सब रहते हैं, राइट? ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 5th नंबर पर आता है। तो 5th नंबर पर आता है तो 4 बड़े प्लैनेट्स कौन से हैं? आउटर प्लैनेट्स, ये चारों, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों इससे बड़े हैं। ये आउटर प्लैनेट्स हैं और ये अर्थ से बड़े भी हैं। ये 5th नंबर पर आती है अर्थ। एंड अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये पोल्स पर थोड़ी फ्लैट होती है, इस तरीके से थोड़ी सी फ्लैट होती है ये, और इस शेप को बोलते हैं जियोइड। जियोइड का ही मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर ऐसा क्यों है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी प्लैनेट्स पर नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस है रहने के लिए। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि ये सन से ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है। देखो, मरकरी और वीनस गर्म प्लैनेट्स हैं क्योंकि वो सन के काफ़ी पास हैं, और अर्थ के बाद वाले प्लैनेट्स कोल्ड प्लैनेट्स हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर हवा है, पानी है, हवा में ऑक्सीजन है। सो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर हैं, इसलिए अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड यही सारी चीज़ें हमारी अर्थ को काफ़ी यूनिक बनाती हैं, राइट? अब हमने इसकी शेप एंड साइज़ को तो देख लिया, अब अर्थ का कलर क्या होता है? हमें तो लगता है शायद अर्थ ग्रे या ब्राउन होगी, राइट? बट ऐसा नहीं है। अर्थ को अगर स्पेस से देखा जाए तो अर्थ ब्लू दिखती है, क्योंकि अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है, इसलिए ही हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है मून, क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है। अब यह अर्थ से हमें कितना क्लियरली विजिबल है? तो हमें लगता है शायद ये काफ़ी पास है। वैसे तो हाँ, सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के मून ही है, बट स्टिल ये हमसे काफ़ी दूर है। ये 3,84,400 किलोमीटर्स अवे है अर्थ से, सो मून काफ़ी दूर है। एंड ये अर्थ से छोटा है, बड़ा नहीं है। इसका डायमीटर, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी मून बिल्कुल नहीं दिखता और कभी पूरा पूरा दिखता है। तो जब ये बिल्कुल नहीं दिखता तो हम उसे बोलते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या, और जब ये पूरा पूरा दिखता है तो हम उसे कहते हैं फुल मून नाइट। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है? क्योंकि मून भी अर्थ की तरह सन की लाइट से लिट होता है, यानी वहाँ पर रोशनी सन की लाइट से होती है। अब जैसे अर्थ पर भी जो हिस्सा सन को फेस कर रहा है वहाँ दिन होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पर रात होती है, क्योंकि वो हिस्सा सन को फेस नहीं कर रहा है। वैसे ही मून पे होता है, जो हिस्सा सन को फेस करता है वहाँ दिन होता है, दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे रात हो रही होती है। अब जब मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी वजह से हमें डिफरेंट फेजेस अपीयर होते हैं मून के अर्थ से। जैसे कि अभी के लिए हम न्यू मून और फुल मून को समझेंगे, ठीक है? जैसे कि इस वाले मून को देखो, यहाँ पर सन की रोशनी पड़ रही है तो ओनली हाफ पोर्शन लिट है और हाफ पोर्शन डार्क है। अब इस पोर्शन जो को अगर हम अर्थ से देखेंगे, अगर हम इस मून को अर्थ से देखेंगे तो हमें डार्क साइड दिखेगी, हाफ साइड, तो हमें ऐसा दिखेगा मून, तो हम इसको बोल देते हैं न्यू मून। अब दूसरी साइड देखना, इस मून को देखना, जब हम इस मून को देखेंगे तो हमें सिर्फ आधा पोर्शन दिखेगा मून का, जो लिट होगा सन की लाइट से, यहाँ से जो सनरेज आ रही हैं, तो इसलिए हमें मून चमकता हुआ दिखेगा, इसे हम कह देंगे फुल मून। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मून को खुद का चक्कर लगाने में 27 डेज लग जाते हैं, एंड मून को अर्थ का चक्कर लगाने में भी 27 डेज लगते हैं। मतलब कि मून के रोटेशन करने का टाइम एंड मून का अर्थ को रिवॉल्व करने का टाइम सेम है, दैट इज 27 डेज। इस पिक्चर में देखो, स्टेज 1 से स्टेज 4, इसमें मून ने अर्थ का एक चक्कर भी लगा लिया
एंड खुद का चक्कर भी लगा लिया, एंड सिर्फ एरो वाली साइड ही अर्थ को फेस कर रही है। जो साइड अर्थ को फेस कर रही है उसे कहते हैं नियर साइड, एंड जो साइड कभी फेस नहीं करती अर्थ को उसे बोलते हैं फार साइड। अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक बार इस वीडियो को भी देख लो। ये बीच में अर्थ है एंड मून इसके चारों रोटेशन भी कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, एंड सिर्फ एक ही साइड दिख रही है अर्थ से, राइट? नाउ अब इसकी सरफेस पर आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस जरूर मिल जाएंगे जो मून की सरफेस पर शैडो क्रिएट करते हैं, और हम जब इनको देखते हैं तो हमें लगता है कि दाग है मून की सरफेस पे। एंड इसकी सरफेस पर सबसे पहला आदमी कौन था जिसने कदम रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन 21 जुलाई 1969। नाउ नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। ये भी सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। इन्हें भी हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। एंड ये होते कहाँ पर हैं? ये मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होते हैं। ये वाली बेल्ट मार्स, जुपिटर, एंड इसके बीच में है एस्टेरॉइड बेल्ट। साइंटिस्ट का मानना था कि एस्टेरॉइड भी एक प्लैनेट का पार्ट थे जो काफ़ी सालों पहले एक्सप्लोड हो गया, एंड उसमें जब एक्सप्लोड हुआ तो काफ़ी सारे पत्थर बिखर गए और ये हमारे सोलर सिस्टम में अब ऐसे ही घूम रहे हैं, वरना हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट होता। नाउ नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज मीटेरॉइड्स। ये स्पेस रॉक्स होते हैं, ये भी सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब ये स्पेस में तैरते रहते हैं, कभी कभी ये अर्थ से टकराते हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो कभी कभी ये जल जाते हैं, कभी कभी ये अर्थ पे लैंड हो जाते हैं। जब ये जल जाते हैं तो हमें ये शूटिंग स्टार्स की तरह अपीयर होते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह अपीयर होते हैं। इन्हें हम तब बोलते हैं मीटियोर्स। एंड जब ये एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जल नहीं पाते तो ये अर्थ पर गिर जाते हैं एंड गड्ढा कर देते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड आई एम श्योर अब आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर पाओगे। आप धरती पर हो एंड धरती सोलर सिस्टम का पार्ट है, एंड सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का जो पार्ट है यूनिवर्स का।